हाय फ्रेंड्स, मैं हमें शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल एक स्टूडेंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको भूगोल विभाग में प्रथम प्रश्न पत्र जो ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न जो आने वाले पेपर में सबसे ही महत्वपूर्ण होगा, जो लिखने में समझने में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा और पेपर में 100% आने का ये क्वेश्चन कारगर है, जो आपको एकदम रामबाण की तरह सिद्ध होगा। तो जहाँ तक आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को अंततः देखते रहिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो को लास्ट तक आपको ये क्वेश्चन फंस जाना है। और हमारा यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को तैयार करते रहिए, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो कि पेपर को कैसे लिखना है। तो हमारा जहाँ तक यही उम्मीद है कि आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए हम आपको अपने क्वेश्चन को लेके चलते हैं और हमारे वीडियो को आप लोग लाइव और सब्सक्राइब भी करते रहिए साथ साथ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आप लोगों को हम। क्वेश्चन आपका है जो रिटर अथवा रेडजेल के भौगोलिक योगदानों को संक्षेप में बताइए। रिटर का योगदान 19वीं शताब्दी में रिटर हम्बोल्ट की भांति वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। उसने हम्बोल्ट की अपेक्षा यात्राएं कम थी। उन्होंने अपनी भौगोलिक ग्रंथमाला यानी अर्धकुंडे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्धकुंडे के प्रकाशन के साथ ही भौगोलिक अध्ययन को इतने ऊंचे पहुंचा दिया कि विश्व भर के विद्वानों का ध्यान भूगोल की ओर आकर्षित हो गया था। और रिटर का ग्रंथ क्या है आपका? रिटर ने अपने जीवन काल में कई ग्रंथ और मानचित्र और शोध केंद्र लिखे थे। उनमें मुख्य थे क्या था? 1804 में उन्होंने यूरोप का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांख्यिकी चित्रण। 1806 में इन्होंने यूरोप के 6 मानचित्र। उसके बाद में फिर 1807 में यूरोप के भूगोल का दूसरा खंड और 1811 में तक विधितंत्र पर कई शोध पत्रों का प्रकाशन। और फिर आपका आया 1817 भौगोलिक ग्रंथ अर्धकुंडे का प्रथम खंड आया। फिर 1818 में अर्धकुंडे का द्वितीय खंड, यानी कि जो अर्धकुंडे था उनका प्रकाशन हुआ था, जो वो प्रथम भाग जो 1817 में भौगोलिक ग्रंथ के अर्धकुंडे का प्रथम और अर्धकुंडे का द्वितीय खंड जो है आपका, उसमें एशिया महाद्वीप का वर्णन था, यानी कि उसमें जो एशिया का था उसमें एशिया महाद्वीप का वर्णन किया। 1833 में अर्धकुंडे बृहदाकार ग्रंथ माला, जिसमें लगभग 20,000 पृष्ठ थे, तथा 1859 में तक अर्धकुंडे के 19 ग्रंथों का प्रकाशन। रिटर ने भौगोलिक ज्ञान के प्रसार के लिए और भौगोलिक पत्रिका के प्रकाशन के लिए एक भौगोलिक समिति की स्थापना की थी। वह आजीवन 31 वर्षों तक उस समिति का प्रेसिडेंट रहा था। रिटर एक जर्मन भूगोलवेत्ता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह हम्बोल्ट का समकालीन था। उसकी विचारधारा पर हम्बोल्ट का प्रभाव पड़ा था, जिसे रिटर ने स्वयं स्वीकार किया था। यद्यपि उन दोनों में विचारों में कुछ समानता अवश्य थी, परंतु पर्याप्त अंतर भी था। रिटर का विचारधारा के प्रमुख तत्व थे, कौन कौन से थे? नंबर एक है, रिटर वातावरण निश्चयवाद का समर्थक था, यानी कि वातावरण निश्चयवाद का समर्थक था। उसके अनुसार भौगोलिक विविधता के द्वारा ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। नंबर दो, रिटर के विचारों का लगातार विकास होता रहा, इसलिए रिटर की विचारधारा का ठीक ज्ञान केवल एक लेख या ग्रंथ पढ़ने से नहीं हो सकता, वरन रिटर के समस्त ग्रंथों व लेखों के अध्ययन से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है इनका जो लेख तथ्य था। और तीसरा तथ्य इनका क्या है? रिटर ने गुटरेर तथा होमेर की शुद्ध भूगोल की विचारधारा को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था। उसके विचार जीवनी के विचार से मिलते जुलते थे, जो किसी क्षेत्र की भूरचना, जलवायु जैसे पौधों, जीव जंतु तथा मनुष्यों में अंतर संबंध मानता था। रिटर के विचार जीवने से भी अधिक विस्तृत तक और तर्कसंगत थे। उसकी यह मान्यता था कि किसी क्षेत्र की स्थिति भौतिक लक्षणों, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों के सहसंबंध द्वारा ही उस क्षेत्र के भौगोलिक
व्यक्तित्व को समझाया जा सकता था। तो ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए। और इनका चौथा जो तथ्य था, रिटर ने अपने उद्देश्य की व्याख्या करते हुए बताया था कि उद्देश्य समस्त थल का सजीव चित्रण प्रस्तुत करना, यानी कि जो उसके समस्त थल के सजीव हैं उनको चित्रण प्रस्तुत करना था, जिसमें उसके प्राकृतिक व कृषि के उत्पादन को, उसकी प्राकृतिक और मानवीय लक्षणों को तथा इन सबको एक संबद्ध पूर्ण के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि मानव और प्रकृति के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुमान स्वयं स्पष्ट किया जाए। विशेष करके जब आप उनकी साथ साथ तुलना की जाए तो ये सारी चीज़ें इनके तथ्य थे। और आपका जो रिटर जी का पाँचवा तथ्य था, उनका क्या है, उनका यह कहना था कि रिटर ने क्षेत्रीय संबंध के सिद्धांत को संगठित किया था, यानी कि जो इनके क्षेत्रीय संगठित था उनको एक संबंध में क्षेत्रीय संगठित को गठित करके उसका मत था कि पृथ्वी और उनके निवासियों में सबसे अधिक घनिष्ठ पारस्परिक संबंध होते हैं और दोनों में से किसी एक भी को उसको समस्त संबंधों एक दूसरे के बिना प्रस्तुत नहीं करते हैं, कि जो दोनों हैं पृथ्वी और उनके निवासों को घनिष्ठ संबंध जिससे वो एक दूसरे को प्रस्तुत बिना एकत्रित करके, यानी बिना संबंध को उनको प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इस प्रकार वह हम्बोल्ट के समान प्रकृति एकता को मानता था। जो हम्बोल्ट ने एक समान प्रकृति को एकता मानता था। नंबर 6 आपका क्या है, भूगोल के लिए उसने अर्धगुंडे शब्द को बनाया था। अर्धगुंडे शब्द था बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द था उनके लिए। इसके अंतर्गत पृथ्वी का सर्वाधिक पूर्ण और ब्रह्मांडीय दृश्य लेकर, यानी इसको मानते हुए, यानी अर्धकुंडे को जो माना था उन्होंने, इसके अंतर्गत क्या माना था, पृथ्वी का सर्वाधिक गुण और ब्रह्मांडीय दृश्य लेकर उसको सुंदर इकाई से संगठित करके उसमें संपूर्ण ग्लोब का वर्णन तथा मानव एवं उसके सृष्टिकर्ता के संबंध का विवेचना, यानी अर्धकुंडे जो शब्द बनाया उसके जो अकॉर्डिंग शब्द बनाया था वो क्या था, पृथ्वी का सर्वाधिक पूर्ण ब्रह्मांडीय दृश्य और उसको सुंदर, उसको क्या बताया, संपूर्ण ग्लोब और वर्णन तथा मानव उसके सृष्टिकर्ता का संबंध। तो ये सारी चीज़ें जो अर्धकुंडे मिलाकर इन्होंने अपना विवेचना करके उन्होंने एक शब्द बनाया था। अब जो इनका 7वां था क्या, मानव केंद्रित भूगोल ने रिटर ने अपनाया था। उन्होंने क्या अपनाया था कि उसके मत अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल का अध्ययन मानव केंद्रित दृष्टिकोण से करना था। उसमें मानव और प्रकृति को संबंधित करनी थी। भूगोल का उद्देश्य केवल पृथ्वी तल का वर्णन करना और उसको प्राकृतिक प्रदेशों में बांट देना ही नहीं था, वरन पृथ्वी तल की घटनाओं के कारणों को समझना भी था। तो ये सारी चीज़ें थी कार्ल रिटर का। और अब 8वां क्या था, प्रादेशिक व्यक्तित्व तथा पूर्ण की संकल्पना उसकी ग्रंथ माने अर्धकुंडे, यानी जो उनकी ग्रंथमाला थी अर्धकुंडे का एक प्रमुख प्रयोजन था। क्या प्रयोजन थी उनकी, उसमें पृथ्वी के प्रदेशों को अलग अलग पूर्ण रूप और समस्त पृथ्वी का भी पूर्ण रूप देखा था। उदाहरण में आपका दे रखा है। उदाहरण में अर्धकुंडे के प्रथम खंड में अफ्रीका को 4 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग के उप प्रदेश किए हैं और प्रत्येक प्रदेश का पूरा वर्णन है। उसके बाद उन सभी उप प्रदेशों तथा प्रदेश को पुनः एकत्रित करके अफ्रीका का संपूर्ण महाद्वीप का एक व्यक्तित्वपूर्ण के रूप में वर्णन किया गया। तो हमने आपको कार्ल रिटर के योगदानों का वर्णन अभी बताया है और अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे में इन्होंने क्या लिखा था, नंबर 9 इनका था, ईश्वर उद्देश्यवादी विचारधारा, यानी कि रिटर यह मानता था कि पृथ्वी मानव की पोषण भूमि है। विभिन्न महाद्वीपों की संरचना यानी उच्चावच और भूतल केवल अकस्मात ही नहीं हो गए, वरन कुछ नियमों के द्वारा निर्धारित किए गए थे। क्या निर्धारित किया गया था, प्रत्येक महाद्वीप को वह आकृति या स्थिति प्रदान की गई थी जो अपने ऊपर निवास करने वाली मानव जाति के विकास में अपनी निश्चित भूमिका अदा कर सके। अर्थात ईश्वर का उद्देश्य था कि विभिन्न वर्गों को विभिन्न प्रकार के वातावरण प्रदान किए जाएं और वातावरण के द्वारा उनकी संस्कृति का ऐतिहासिक उन्नति का स्वरूप निश्चित किया जाए, यानी कि उनका रूप निश्चित किया जाए। नंबर 10 क्या था, प्रादेशिक अध्ययन। भौगोलिक अध्ययन में रिटर ने क्रमबद्ध प्रणाली को न लेकर प्रादेशिक प्रणाली को अपनाया था। उसने पृथ्वी तल को प्रदेशों में विभक्त करके उनका वर्णन किया था।
परंतु पृथ्वी तल के प्रादेशिक अध्ययन के लिए उसने राजनीतिक भागों के बजाय प्राकृतिक प्रदेशों का आधार बनाया था। प्रादेशिक अध्ययन के लिए रिटर ने आर्डकुंडे शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ प्राकृतिक प्रदेश कहा जाता है। यानी जो अर्धकुंडे शब्द था वो क्या था, प्राकृतिक प्रदेश। मैंने आपको प्राकृतिक प्रदेश के जितने भी वहाँ पे थे वो आपको मैं बता ही चुका हूँ, यानी कि पहले टॉपिक पर। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिटर के अध्ययन तथा वर्णन की विधियाँ। तो जो मार्क रिटर ने जो अध्ययन किया था और उनका वर्णन तथा विधियाँ, मैंने आपको बताया कि मैं संपूर्ण वर्णन करूँगा। आप इसके बाद में फिर आपका था रिटर के अध्ययन तथा वर्णन की विधियाँ। रिटर ने अपने अध्ययन में निम्न विधियों को अपनाया था। क्या क्या विधियाँ था? अनुभाविक विधि। रिटर भूगोल को एक अनुभाविक विज्ञान मानता था, इसलिए उसने भौगोलिक अध्ययन के लिए अनुभाविक विधि का प्रयोग किया। अनुभाविक विधि का प्रयोग किया था सावधानीपूर्वक शुद्ध प्रेक्षण करना, प्रेक्षणों को एकत्र करना और उनसे सत्य का निश्चय करना आदि इस विधि को अपनाया गया था। तो इन्होंने इस विधि को अपनाया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नंबर 2 तुलनात्मक विधि क्या थी? जो उन्होंने तुलना करता है, अनुभाविक विधि जो यानी अनुभव करके सारी चीज़ें क्या था इम्पोर्टेंट क्या थी? शुद्ध प्रेक्षण करना था और उसके बाद में प्रेक्षणों को एकत्र करना और सत्य का निश्चय करना। तो ये सारी चीज़ें थे हमारे अनुभाविक विधि के। और अब जो तुलनात्मक विधि है, घटनाओं के कारण संबंधों को समझने के लिए रिटर ने तुलनात्मक विधि को अपनाया था। इसमें क्या था? इसलिए उसने ग्रंथमाला अर्धकुंडे का उपशीर्षक यानी सामान्य तुलनात्मक भूगोल रखा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, सामान्य तुलनात्मक भूगोल। और अब आपका क्या है नंबर 3 में? विश्लेषण था संश्लेषण विधि। विश्लेषण और संश्लेषण विधि क्या है? रिटर ने प्रेक्षणों को विश्लेषण करना, उनके तथ्यों की तुलना करना और बाद में विभिन्न अंगों को एकत्रीकरण करके उनके संश्लेषण द्वारा क्षेत्रों के सभी तथ्यों को सम्मिलित रूप देखना तथा अंत में सामान्यीकरण करना। इस विधि से भूगोल को वैज्ञानिक ढांचा प्रदान किया था। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे विश्लेषण और संश्लेषण की विधि। और अब आया आपका मानचित्र विधि। जिन्होंने मानचित्र के बारे में क्या बताया? रिटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए मानचित्र विधि को भी प्रमुख विधि माना था। उसने यूरोप के भौतिक मानचित्र बनाए थे। यूरोप के जो भौतिक मानचित्र था उन्होंने रिटर जी ने बनाया था। उसके अतिरिक्त उसकी ग्रंथावली में प्रादेशिक मानचित्र भी दिए गए थे। उसके जो ग्रंथावली में उन्होंने संक्षेप में क्या बताया था कि जो मानचित्र बनाया गया था वो अपने यहाँ के थ्रू, यानी कि यूरोप के जारी जितने भी मानचित्र थे वो सारी चीज़ों में जारी किए थे। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि रिटर भूगोल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निर्माण करता था। उसने 18वीं शताब्दी के भूगोल शास्त्रियों के बिखरे हुए असंबद्ध विचारों को लिया, उसका परावर्तन किया और उनको भूगोल का स्वरूप प्रदान किया जो आज सामान्य है। उसने अनुभाविक विधि तथा तुलना विधि की महत्ता की व्याख्या करके मानव और वातावरण के संबंधों को विश्लेषण करने की विधि बताई। उसने प्रादेशिक अध्ययन में राजनीतिक विभागों के बजाय प्राकृतिक विभागों पर बल दिया। उसने प्रादेशिक भूगोल के ढांचे को स्थापित किया। उसने अपनी उद्देश्यवादी विचारधारा में उसने वर्तमान के साथ ही भविष्य का अनुमान भी किया। तो ये सारी चीज़ें इनकी मानचित्र विधि में बताया गया कि ये अनुमान विधि से सारे चीज़ें को उन्होंने वर्णन किया। तो जो 18वीं शताब्दी में भूगोल शास्त्रियों के बिखरे हुए जो विचार थे उनको एकत्र करके उनको परिवर्तन किया और भूगोल के स्वरूप में प्रदान किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सुधार किए और अनुमान करके इन्होंने मानचित्र विधि का वर्णन किया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पैंक के शब्दों में रिटर ने भूगोल में क्रमबद्ध रूप प्रदान किया। क्या था? यानी जो रेडजल का योगदान है हमारे, क्या था? भूगोल के अध्ययन में मानव के स्थान को स्थायी रूप देने का कार्य रेडजल ने किया था। इसीलिए रेडजल को मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा था। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है आपका। रेडजल के द्वारा लिखे गए भौगोलिक ग्रंथों में मुख्य स्थान यानी कि एंथ्रोपोजियोग्राफी का है। इसका प्रथम ग्रंथ सन 1822 में ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जिस प्रकार पेशेल के लेखों में भूभौतिकी का जन्म हुआ था, उसी प्रकार रेडजल यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के प्रकाशन से मानव भूगोल का विकास हुआ था। अब ये एंथ्रोपोजियोग्राफी जो है इनका, ये जो इनका मुख्य
स्थान माना था जो रेड जल का, जो इन्होंने भौगोलिक, यहाँ पे आपको बता चुका हूँ कि रेड जल का मानव भूगोल का जन्मदाता था भी कहा था, इसलिए कि इन्होंने भौगोलिक ग्रंथों में जो एंथ्रोपो जियोग्राफी का प्रकाशन किया। तो इसमें इम्पोर्टेंट था 1882 में। तो फिर उसी आगे बता रहा हूँ आपको। उसी प्रकार रेड जल एंथ्रोपो जियोग्राफी ग्रंथ के प्रकाशन से मानव भूगोल का विकास हुआ था। इस अध्ययन में भूतल के समस्त इम्पोर्टेंट तथ्य यहीं से स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का, तत्वों के और मानव के संबंधों को क्रमिक पद्धति में रखा गया था। रेड जल ने भूगोल का अध्ययन और विकास अपनी यात्राओं द्वारा किया। जिस प्रकार हमबोल्ट ने यात्रा करके पृथ्वी के तत्वों के साथ स्वयं संपर्क में आकर उनका वर्णन किया था, उसी प्रकार रेड जल ने भी अपनी यात्राओं के दौरान यथार्थ बातों में सीधा संपर्क स्थापित करके उनका अध्ययन और वर्णन किया था। रेड जल ने स्वयं अपने शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है, आई ट्रेवल्ड, आई स्केच्ड, आई डिस्क्राइब्ड, दस आई वाज लेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। तो ये सारी चीज़ इन्होंने ऐसा कोर्स लिखा था जो इन्होंने अपने शब्दों में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से पेश किया है आप लोगों के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है आपका। रेड जल ने अब क्या इनका योगदान क्या है? रेड जल जी का, रेड जल का योगदान क्या है? रेड जल ने मानव भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया। मानव भूगोल के 2 खंडों में उन्होंने 3 मुख्य तथ्यों का अध्ययन किया है। क्या क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। नंबर 1, पृथ्वी पर मानव का वातावरण एवं समूहन, जो उनका समूह है और वितरण का जो समूह हुआ, और मानव का अध्ययन किया। फिर दूसरा नंबर क्या है इनका? जनसंख्या के वितरण में प्रतिरूप और प्राकृतिक वातावरण तथा मानव प्रवर्जन का प्रभाव। नंबर 3, प्राकृतिक वातावरण की व्यक्ति एवं समाज का प्रभाव। अब इनमें भौगोलिक संकल्पनाएं क्या अपनाई थी? रेड जल ने भूगोल में हमबोल्ट तथा रिटर के समय से प्रचलित संकल्पनाओं की नई व्याख्या की तथा कुछ नई संकल्पनाएं प्रस्तुत की। रेड जल ने मानव प्रकृति अंतर संबंध की नवीन ढंग से विवेचन किया। मानव परिस्थिति संबंध को वे परिस्थिति दृष्टिकोण से देखते थे, अर्थात मानव को वे एक जैविक तत्व मानकर मानव किस प्रकार अपने वातावरण को विभिन्न तत्वों से प्रभावित होता है, इसका यही आकलन करना चाहते थे कि किसी क्षेत्र का उत्पादन, जलवायु, वनस्पति, मिट्टी आदि मानव के व्यवसाय एवं उसके जीवन यापन के ढंग को प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि मानव किसी क्षेत्र में किसी कार्य से जीवन यापन करता है और किसी अन्य क्षेत्र में आखेट से। रेड जल ने पशु चारकों एवं कृषकों को एकदम अलग मानना अस्वीकार कर दिया। और फिर आगे क्या है आपका? मानव एवं वातावरण के अंतर संबंध को रेड जल ने सर्वथा नई दृष्टि से देखा। उनके विवेचन के निम्न तथा उल्लेखनीय है। क्या है उल्लेखनीय? निम्न का है विवेचना। रेड जल रिटर के स्वदेशवादी दृष्टिकोण समर्थक नहीं थे। दूसरा क्या है? वे पृथ्वी तल पर मानव के वितरण एवं अन्य मानवकृत तत्वों को व्याख्या में उस क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण के साथ मानव प्रवर्जन को भी बहुत महत्व देते थे। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका, वे मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के सहसंबंध का विवेचन करते हैं, ना कि प्राकृतिक तत्वों के मानव पर का प्रभाव। और दूसरा क्या है आपका? सांस्कृतिक भूदृश्य। रेड जल ने सर्वप्रथम सांस्कृतिक भूदृश्य का संकल्पना प्रस्तुत की। वे इसे ऐतिहासिक भूदृश्य भी कहते थे। सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत रेड जल ने किसी क्षेत्र में मानव के कार्यकलाप से उत्पन्न ठोस तत्वों जैसे खेत खलिहान, अधिवास, परिवहन मार्ग आदि को शामिल किया था। इनमें से प्रत्येक के वितरण, प्रतिरूप, परस्पर संबंध तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के गहन अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते थे। किसी तत्व के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी उसकी व्याख्या के लिए उतना ही अधिक महत्वपूर्ण मानते थे जितना विद्यमान प्राकृतिक वातावरण के तत्वों से अंतर संबंध को। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र के अधिवास के वितरण प्रतिरूप, निब्राहकारी बड़ा आकार, उसके अंदर ग्रहों का वितरण प्रतिरूप, उनकी स्थिति तथा आंतरिक संरचना, निर्माण सामग्री एवं डिजाइन आदि को समझने के लिए विद्यमान प्राकृतिक वातावरण जैसे धरातल का स्वरूप, जलवायु, मिट्टी को जानना पर्याप्त नहीं है। इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ता है क्या? निर्विवाद। आगे, रेड जल किसी मानवकृत तत्व का
अध्ययन मात्र उस क्षेत्र अथवा स्थान की विशेषताओं के संदर्भ में नहीं बल्कि एक क्षेत्र में विचारों एवं अभिज्ञानों के विभिन्न समय के प्रसार के आलोक में करने पर बल देते थे। रेडजल सांस्कृतिक भूदृश्य को पूर्ववर्ती मानव अधिपत्य अवशेषों को संचायिका मानते थे। उन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य के अंतर्गत अधिवास, खेत, परिवहन मार्ग के अतिरिक्त भाषा, धर्म आदि अमूर्त तत्वों को भी सम्मिलित किया था। इस प्रकार उन्होंने मानव के सांस्कृतिक लक्षणों के आधार पर सांस्कृतिक भौगोलिक प्रदेशों को सीमांकित करने का प्रयास किया। और अब तीसरा उनका क्या तथ्य था? जैविक राज्य की संकल्पना। रेडजल राज्य में वो जैविक तत्व मानते थे। वे राज्य को एक धरती से जुड़ा जीव मानते थे। इसके अनुसार हर राज्य मानवता का एक अंश एवं भूतल का एक खंड है। उसके अनुसार कोई राज्य किसी जीव की तरह या तो बढ़ेगा या समाप्त होगा, कभी स्थिर नहीं रहेगा। तो ये इनका जो शब्द था और इनका जो परिभाषा, अगर इनको परिभाषा के अनुसार माना जाता है, भूतल की परिभाषा। और रेडजल सामाजिक डार्विनवाद से अधिक प्रभावित है। रेडजल का प्रमुख योगदान निम्न है। क्या है इनका? नंबर 1, रेडजल मानव प्रकृति के संबंधों की व्याख्या करना चाहते थे। वे मानव प्रकृति के अंतर संबंध में रिटर की तरह स्वदेशवादी नहीं थे। वे मानवकृत तत्वों का विवेचन उद्भव विकास के ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करने के पक्ष में थे। उनकी अध्ययन विधि में हम्बोल्ट, रिटन और डार्विन तीनों की अध्ययन विधियों का संयोग था। इम्पोर्टेंट तथ्य, उनमें तथ्यों के सामान्यीकरण द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित करने की रुझान थी। रेडजल ने मानव भूगोल के विविध पक्षों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया था। रेडजल वातावरण का मानवकृत तत्वों से अंतर संबंध के यथार्थ मापन के हिमायती थे। तो ये सारी चीज़ें उनके योगदान थे। अब 8वां इनका योगदान क्या था? रेडजल ने मानव भूगोल को क्रमबद्ध अध्ययन करके जर्मनी में इनके पहले पेशेल एवं जर्लैंड द्वारा पोषित इस धारणा को निर्मूल किया कि भूगोल में केवल प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करना उचित है। इन्होंने मानव एवं सांस्कृतिक भूगोल को ठोस आधार प्रदान किया। अब इनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन जो आपका लेगा है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैकिंडर के भौगोलिक योगदानों। हाँ, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, मैकिंडर के भौगोलिक योगदानों को संक्षेप में बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैकिंडर को ब्रिटेन में भूगोल का संरक्षक माना जाता है। उनकी 1887 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड में रीडर के पद पर नियुक्ति हुई और इन्होंने विश्वविद्यालय स्तर पर भूगोल के अध्यापन का प्रसार किया। इनकी संकल्पनाएं क्या हैं? अपने 1887 ईस्वी में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष दिए गए भाषण में ही मैकिंडर ने भूगोल को ऐसा विषय बताया था कि जो मनुष्य और उसके प्राकृतिक वातावरण में अंतर प्रक्रिया का अनुशीलन करता है। इन्होंने यह विचार प्रकट किया था कि बिना भूगोल के इतिहास मात्र विवरण बनकर रह जाता है। प्रत्येक घटना किसी स्थान अथवा किसी समय पर घटित हो सकती है। अतएव इतिहास एवं भूगोल जो क्रमशः काल और स्थान का विवेचन करते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार कोई तर्कसंगत राजनीतिक भूगोल प्राकृतिक भूगोल के संदर्भ में ही सार्थक हो सकता है। इसलिए मैकिंडर भूगोल को सामाजिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान जैसे यानी इतिहास और भौमिकी के मध्य की खाई को पाटने वाला सेतु कहते हैं। इस प्रकार अपनी इन संकल्पनाओं के आधार पर मैकिंडर ने विश्व की राजनीतिक घटना की व्याख्या प्रस्तुत की। वे एक विद्वान के साथ साथ व्यवहारिक व्यक्ति भी थे। सन 1910 तथा 20 के बीच संसद सदस्य होने के नाते उन्होंने कई संसदीय समितियों की अध्यक्षता भी की थी। अतएव वो मानव प्रकृति वातावरण के विशद विवेचन की अपेक्षा उनकी रुचि विश्वव्यापी घटनाओं को भौगोलिक व्याख्या में अधिक था। प्रारंभ में इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते भी अनेक महज अभिरुचि विश्व की राजनीतिक ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में करने में थी। इसी प्रसंग में प्रस्तुत करके निबंध इतिहास की भौगोलिक धुरी को समझा जा सकता है। इसके साथ ही रूस जापान युद्ध प्रारंभ होने के कुछ ही सप्ताह पूर्व इन्होंने शक्ति का प्राकृतिक आसन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। जो इनका शक्ति का प्राकृतिक आसन है,
इनमें इन्होंने अभी जल्दी में इन्होंने स्थापित किया रूस और जापान के युद्ध के तहत। तो ये जो सिद्धांत है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, ये पेपर में भी आ सकता है आप लोगों के। इन्हीं निबंधों में मैकेंडर ने विश्व को भू राजनीति की व्याख्या करते हुए धुरी क्षेत्र तथा हृदय स्थल की संकल्पना प्रस्तुत की। तत्काल इनकी इन संकल्पनाओं की ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, परंतु 1919 में जब इन्होंने इनका विस्तृत विवेचन अपनी पुस्तक यानी प्रजातांत्रिक आदर्श एवं वास्तविकता में किया तो ब्रिटेन वासियों को ध्यान इसकी ओर आकृष्ट हुआ। इस पुस्तक में 1942 में संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनः प्रकाशन हुआ। डिकिंसन के शब्दों में यह पुस्तक 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की सर्वाधिक सारगर्भित एवं उत्तेजित पुस्तक थी। इस पुस्तक में मैकेंडर ने यूरेशिया तथा अफ्रीका महाद्वीपों को विश्व द्वीप की संज्ञा दी। इसके सबसे आगम्य क्षेत्र को इन्होंने हृदय स्थल कहा। यह हृदय स्थल वह क्षेत्र है जिसकी नदियाँ या तो आंतरिक झीलों में या बर्फाच्छिद उत्तर महासागर में गिरती हैं, अर्थात यह मध्य एशिया एवं साइबेरिया का क्षेत्र है। इसका एक छोर पर सहारा तथा अरब के मरुस्थल हैं। इनके पार समुद्र तटीय घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं जिसमें एक और पश्चिमी यूरोप के समुद्र तटीय सघन के आबाद क्षेत्र हैं तो दूसरी ओर मानसून एशिया के। मैकेंडर के अनुसार हृदय स्थल अर्थात मध्य एशिया एवं साइबेरिया से सदैव समुद्र तटीय क्षेत्रों पर आक्रमण होते रहे हैं और इन आक्रमकों को सफलता मिलती रही है। दूसरी ओर हृदय स्थल सदैव बाह्य आक्रमण से मुक्त रहा है क्योंकि समुद्री ताकत वहां पहुंचने में असमर्थ रही है। इसीलिए मैकेंडर ने 1919 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात रूस और जर्मनी के बीच छोटे राज्यों को बफर स्टेट बनाने का सुझाव दिया था। अन्यथा यदि जर्मनी और रूस मिल जाएं अथवा जर्मनी रूस पर अधिकार कर ले तो उसका पूरे विश्व पर शासन स्थापित देर नहीं लगेगी। मैकेंडर ने सत्रवत निम्न प्रकार व्यक्त किया, क्या था? जो यूरोप पर शासन करता है उसका हृदय स्थल पर अधिकार है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है उसका विश्व द्वीप पर अधिकार है और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है उसका विश्व पर अधिकार है। तो इनका जो सूत्रोक्त विधि है तो कुछ इस प्रकार है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये लिखने में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और उसमें फिर आगे आपका क्या है, भूगोल के स्वरूप एवं विषय क्षेत्र के बारे में मैकेंडर के विचार उनके 2 व्याख्यानों में झलकते हैं। पहला व्याख्यान क्या है, उन्होंने 1897 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी में दिया था जिसका शीर्षक था भूगोल का विषय क्षेत्र एवं विधियाँ। इसका प्रारंभ वे प्रश्न से करते हैं कि भूगोल क्या है। इसके उत्तर में मैकेंडर ने बताया, क्या यह वह विज्ञान है जिसका प्रमुख कार्य सामाजिक मनुष्य तथा उसके वातावरण के उस भाग के जो स्थानीय रूप से भिन्नता दर्शाता है के मध्य अंतर संबंध का अनुशीलन करना है। और इनके अनुसार विभिन्नतापूर्ण वातावरण भौतिक तत्वों के कारण उत्पन्न होता है। प्राकृतिक भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले तत्वों के स्वरूप एवं वितरण का साधारण विवरण प्रस्तुत करता है। किसी भी तत्व के बारे में प्राकृतिक भूगोल का पहला प्रश्न होता है, वहाँ क्या है। भू स्वरूप पूछता है, वहाँ क्यों है। राजनीतिक भूगोल जिज्ञासा करता है, यह सामाजिक मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है। यह सामाजिक मनुष्य को कैसे प्रभावित करता है तथा मनुष्य उस पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। भौमिकी यह जानने का प्रयास करता है कि भू स्वरूप में भूतकाल की कौन सी पहेली सुलझती है। अर्थात उनके कहने का क्या मतलब है, यह भूस्वरूप किस प्रकार क्रमशः विकसित हुआ है। यही चारों विषय यानी भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में समाहित होते हैं। भूगोल की अध्ययन पद्धति पर प्रकाश डालते हुए मैकेंडर ने इसके अध्ययन के निम्न क्रम बताए हैं। क्या है, वातावरण एक प्राकृतिक प्रदेश है। जितना ही छोटा प्राकृतिक प्रदेश होगा उसमें वातावरण की दशाएं उतनी ही समान होंगी। इस प्रकार वातावरण के विभिन्न स्तर पर, ठीक उसी प्रकार मानव समुदाय के विभिन्न स्तर पर स्तर हैं, जैसे प्रजाति, राष्ट्र, राज्य अथवा नगर। प्रत्येक प्राकृतिक प्रदेश तथा मानव समुदाय के स्तर पर मनुष्य वातावरण में हेरफेर करता है।
इसके परिणामस्वरूप समुदाय की भावी पीढ़ी पर भिन्न प्रकार प्रभाव पड़ता है। इसलिए हर युग में वातावरण के प्रभाव का सापेक्षिक महत्व भिन्न भिन्न है। यह सापेक्षिक भिन्नता की विस्तार से व्याख्या मैकिंडर ने 1885 में ईस्वी में विज्ञान प्रगति के लिए ब्रिटिश एसोसिएशन के भूगोल प्रखंड में दिए गए अध्यक्षीय भाषण में की। इन्होंने स्पष्ट किया कि भूगोल के तथ्यों को दो प्रकार से समझा सकता है। यह एक तत्व जैसे नदी, पर्वत अथवा नगर क्रम में, अथवा जैसे आयरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया के अनुसार। इन शब्दों में किसी विशेष प्रकार के तत्व का अध्ययन पूरे विश्व के संदर्भ में किया जा सकता है, अथवा विश्व के किसी एक भाग सभी प्रकार के तत्वों का अध्ययन किया जा सकता है। ब्रिटेन में पहली पद्धति को प्राकृतिक भूगोल और दूसरी को भूगोल पुकारने की परिपाटी है, परंतु जर्मनी में पहली पद्धति और सामान्य भूविज्ञान तथा दूसरी को क्षेत्र विज्ञान कहा जाता है, जो अधिक समीचीन है। इसे क्रमशः सामान्य भूगोल तथा विशेष भूगोल कहा जा सकता है। नाम चाहे जो भी दिया जाए, इतना स्पष्ट है कि क्षेत्र के अनुसार विभिन्न तत्वों का अध्ययन भौगोलिक ज्ञान के लिए अधिक तर्कसंगत है। स्पष्ट है कि मैकिंडर पैट्रिक गिडिंग्स के विचारों से अधिक प्रभावित थे तथा वे भौगोलिक तत्वों को प्रादेशिक व्याख्या के अधिक समर्थक थे। उन्होंने इसीलिए भूगोल की एक वैकल्पिक परिभाषा भी दी थी। क्या दी थी उन्होंने? पृथ्वी तल पर, इम्पोर्टेंट है, क्या है? पृथ्वी तल पर तत्वों के विन्यास का अनुशीलन करने का विज्ञान। जैसा डिकन्सन ने ठीक ही कहा है कि मैकिंडर की भूगोल की संकल्पना डिवेस की अपेक्षा अधिक संपुष्ट थी, यानी कि उनकी अपेक्षा व्याख्या मतलब संबंधित था। और अब आपका बस यही तक आपका ये आंसर क्वेश्चन का आंसर था। तो अब हमारा वीडियो बस अब यहीं तक था। अगर हमारी वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और जो भी इसका पॉइंट गलत हो या सही गलत हो, तो जो भी इसका त्रुटि हो हमारे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कीजिए। तो इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद।